कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इतवार के दिन मुझे एक मर्तबा फिर कर्नल स्कॉट के सामने पेश होना पड़ा। जेनिफर भी मेरे हमरा थी। वो भी अकेला नहीं था। फार्म हाउस वाली कर्नल जूली रूजवेल्ट उसके साथ ही बैठी थी। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद वो बराह रास्त मकसद पर आ गया। आज शाम को तुम लोगों ने न्यूयॉर्क जाना है। स्नाइपर राइफल पहले ही से भिजवा दी गई है। तुम लोगों ने जिस जिस होटल में ठहरना है उसके बारे में जेनिफर को सब कुछ मालूम है। वहाँ तुम लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और नई शनाख्त के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। ये कहकर वो कर्नल जूली रूजवेल्ट की तरफ मुतवज्जे हुआ। खामोश बैठी जूली रूजवेल्ट ने टेबल से रिमोट कंट्रोल उठाकर दीवार पर लगी बड़े साइज की एलईडी ऑन की और अपने सामने मौजूद लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हो गई। एलईडी स्क्रीन रोशन हुई और पस मंजर में एक खूबसूरत इमारत नजर आने लगी। जूली के लब वाह हुए। सोमवार को दिन 10 बजे हदफ ने यहाँ एक मीटिंग में शमूलियत करनी है जिसका दौरानिया 1 घंटे होगा। उसके बाद वो इसी इमारत के लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा। उसने 10 मिनट की मुख्तसर सी तकरीर करनी है और उसके बाद सहाफियों की तरफ से सवालात और जवाबात का एक मुख्तसर सा सिलसिला होगा। इसका दौरानिया भी 10 से 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा। सहाफियों से गुफ्तगू खत्म करके वो इस जगह आएगा। जूली ने कर्सर से तरतीब से लगी कुर्सियों की निशानदही की। इस कुर्सी पर मैंने उससे 3 कागज साइन करवाने हैं और इसमें बमुश्किल 50 सेकंड से 1 मिनट तक का वक्त लगेगा। इसी दौरान उसे निशाना बनाया जा सकेगा। इस इमारत के गिर्द 1300 से 1400 मीटर के दायरे में जितनी भी बुलंद इमारतें हैं उनकी छत से इसको देखा जा सकता है। उन पर पुलिस, CIA और FBI के अहलकार तैनात होंगे। अलबत्ता इससे ज्यादा फासले वाली इमारतों को हमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है और उसमें एक इस होटल की इमारत है। जूली ने एक बुलंद होटल की तस्वीर पर कर्सर रोका। ये 4 सीजन होटल है। इसकी बुलंदी करीबन 200 मीटर है और ये 52 मंजिला इमारत है। उसकी छत से इस कुर्सी तक का हवाई फासला 1885 मीटर बनता है। 50वीं मंजिल पर तुम दोनों के लिए कमरा बुक हो चुका है। वहाँ स्नाइपर राइफल भी पहुंचा दी गई है। कमरे से राइफल छत पर ले जाना और कामयाब फायर के बाद खुद को सरकारी एहलकारों से महफूज रखना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, मतलब अगर हम उनके हत्थे चढ़ गए तो तुम हमसे लाताल्लुकी जाहिर करोगे? वो बोली, नहीं, मैंने एक इम्कानी बात की है। वैसे ऐसा मौका नहीं आएगा। इस होटल में करीबन 450 कमरे हैं और तमाम कमरों की छानबीन करके किसी अहलकार का तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, मगर एहतियात तो लाजिम है। मैंने कहा, तुम जानती हो कि मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान इलाका है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, कैप्टन की मौजूदगी में तुम्हारा ये गिला बेजा है। मैंने पूछा, कागज दस्तखत करवाते वक्त तुम्हारा उससे फासला कितना होगा? वो बोली, वो इस कुर्सी पर बैठा होगा और मैं उसके दाएं तरफ वाली कुर्सी पर होंगी। उसने 2 इकट्ठी पड़ी कुर्सियों की निशानदही की। मैंने मशवरा देते हुए कहा कि मुनासिब होगा कि तुम बैठने की बजाय खड़े होकर उससे दस्तखत लेना और बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनना। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि टांग में लगने वाली गोली से मौत वाक़ई नहीं होती। वो बोली, मगर मुझे तो बताया गया है कि तुम बेमिसाल निशानेबाज हो। मैंने कहा, मैडम, 1900 मीटर के फासले से एक आदमी के सर को निशाना बनाना है और मौसम का कोई पता नहीं कि कैसा हो। सबसे बड़ा खतरा हवा का होता है। गोली को आसानी से दाएं बाएं ले जा सकती है। वो बोली, जब वो रोस्ट्रम से चलकर इस कुर्सी तक आएगा तो क्या उस वक्त उसे निशाना बनाना मुमकिन है? मैंने कहा, हरकती हदफ को इतने फासले से निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि खड़े होकर उससे दस्तखत लूं, लेकिन अगर उसने मुझे बैठने का कहा तो यकीनन मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, ये कागज तुम्हारे बजाय कोई और दस्तखत नहीं करवा सकता? वो बोली, नहीं, और अगर आ सकता तब भी मैं खुद ही आती कि दूसरी सूरत में मैं शक की जद में आ सकती हूँ। मैंने पूछा, तेज हवा चलने की सूरत में क्या मैं गोली न चलाने का फैसला कर सकता हूँ? जूली रूजवेल्ट ने सवालिया नजरों से कर्नल स्कॉट की तरफ देखा। कर्नल स्कॉट ने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये मौका बहुत अरसे बाद हाथ आया है और हम तुम लोगों को मजीद यहाँ रोक भी नहीं सकते। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना मैडम। हवा अगर हदफ से तुम्हारी तरफ चल रही हो तो फिर बैठने की बजाय खड़े होने को तरजीह देना। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने मेरी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई और सवाल? मैंने कहा, शुक्रिया मैडम। जबकि जेनिफर ने नफी में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वो बोली, ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। ये सारी तफसीलात एक बार फिर इस प्रेजेंटेशन में देख लो। 2 घंटे बाद तुम्हें यहाँ से रवाना होना होगा। ये कहकर कर्नल स्कॉट खड़ा हो गया। कर्नल जूली रूजवेल्ट ने भी उसकी तकलीद की। हम दोनों ने भी उठकर उन्हें ताजीम दी। वो लैपटॉप को ऑन छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद जेनिफर मुझे उस जगह और इर्द गिर्द की इमारतों से वाकफियत दिलाने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे कर्नल स्कॉट की बात बिल्कुल सही लगने लगी थी कि इस मिशन में जेनिफर से अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता था। तमाम पहलुओं का एक बार फिर जायजा लेने के बाद हम दोनों जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, मेरे ख्याल में मैं एक बार अपने साथी से मिल लूं।
जेनिफर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम हो आओ। मैं वहाँ से सीधा अपने कमरे में आया। सरदार टीवी देख रहा था। मुझे देखते ही शिकवा गुनाह हुआ। आजकल नजर ही नहीं आते हो जीशान भाई। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी नजर ली जोना पर से हटे तो हम नजर आए ना साहब। उसने मुंह बनाकर कहा, कह सकते हो भाई। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं और जेनिफर बस कुछ देर में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वो बोला, मैं भी साथ चलता। मैंने कहा, हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। वो पुरखुलूस लहजे में बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मैंने कहा, बस दुआ करना यार। मैंने उसे अलविदाई मुआनिका किया और वापस मुड़ गया। जेनिफर की खूबसूरत BMW कार में बैठकर हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। 1.25 घंटों में हम न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। नोमैड होटल में हमारे लिए एक कमरा असल नामों से बुक था। वहाँ हमारा हुलिया बदलने के लिए मेकअप का एक माहिर मौजूद था। हमने अपना हुलिया बदली किया और वहाँ से बाहर आ गए। जेनिफर एक स्याह फाम लड़की के रूप में थी। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर मखसूस काले रंग की बारीक झिल्ली ऐसे चिपका दी गई थी कि मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये वही सुर्खो सफेद जेनिफर है। उसने जीन्स के साथ मुकम्मल बाजुओं वाली कमीज पहनी थी। यूं बाकी जिस्म लिबास में छुप गया था। उसने सर पर घुंघराले बालों वाली विग पहन ली थी। मैं खुद उस वक्त एक गोरे के बहरूप में मस्तूर था। चूंकि इंग्लिश पर दस्तरस रखने के बावजूद मेरा लहजा अमरीकियों से यकसर मुख्तलिफ था, इसलिए जेनिफर ने मुझे ज्यादा बातचीत से मना कर दिया। अलबत्ता रोजमर्रा के चंद फिक्रे मैंने अमरीकियों के अंदाज में कहने रट लिए थे। नोमैड होटल से 4 सीजन होटल तक इतना ज्यादा फासला नहीं था। हम टैक्सी में बैठकर 4 सीजन होटल की जानिब रवाना हो गए। दोपहर का वक्त था। रश काफी ज्यादा था। यूं भी न्यूयॉर्क दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है। 15-20 मिनट में हम 4 सीजन होटल की बुलंदोबाला इमारत के सामने थे। नीचे उतरकर जेनिफर ने किराया अदा किया और हम अंदर की तरफ बढ़ गए। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की को जेनिफर खुद मुखातिब हुई थी। थोड़ी देर बाद हम लिफ्ट के जरिए बुलंद हो रहे थे। कमरा निहायत शानदार, साफ सुथरा और हवादार था। दरवाजा अंदर से लॉक करके हमने बेड के नीचे से पैक शुदा हैवी स्नाइपर निकाली। उसके साथ एक बैग में स्नाइपिंग से मुतल्लिका सामान यानी दूरबीन, लेजर रेंज फाइंडर, विंड मीटर वगैरह भी मौजूद थे। सामान वापस रखकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे। अंधेरा गहरा हो गया था। नीचे झांकने पर रोशनियों का सैलाब नजर आ रहा था, लेकिन कितनी ज्यादा भी रोशनी क्यों न होती, हदफ का तफसीली जायजा लेना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता अगले दिन के लिए हमने अपने बैठने की जगह का चुनाव कर लिया था। थोड़ी देर छत पर गुजार कर हम नीचे उतर आए। खाना हमने रूम सर्विस के जरिए कमरे में ही मंगवा लिया था। चूंकि होटल में मुसलमानों के लिए हलाल खाना दस्तयाब था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना खाकर हमने थोड़ी देर कल की कार्रवाई पर बातचीत की और फिर सोने के लिए लेट गए। मुझे उसकी आदत का पता था, इसलिए मैंने उसके साथ बिस्तर पर लेटने से गुरेज किया। मुझे सोफे पर लेटता देखकर वो बस मुझे घूर कर रह गई थी। सुबह सवेरे उठकर हम सीढ़ियों के जरिए छत पर पहुंचे और वहाँ हैवी स्नाइपर और दूसरा सामान छुपा कर रख दिया। फिर नीचे आकर नाश्ता करने लगे। कॉफी का सिप लेते हुए वो सरसरी लहजे में बोली, मिशन की तकमील के बाद हमने फौरन जी होटल छोड़ना है। मैंने कहा, जी तय तो यही हुआ है। वो बोली, अगर उस वक्त मैं हिकमत अमली में कोई तब्दीली कर देती हूँ तो तुम बहस में न उलझना, बस मैं जो कहूँ खामोशी से उस पर अमल करना। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मतलब को छोड़ो, तुम्हें यहाँ से बखैरियत वापस ले जाना मेरी जिम्मेदारी है और बराह मेहरबानी चू चरा किए बगैर मेरी हिदायत पर अमल करते रहना। मैंने झल्ला कर पूछा, जो कुछ करना है हम उस पर काफी तफसील से बहस कर चुके हैं, फिर तुम्हारी इस बात से मैं क्या नतीजा अखज़ करूं? मेरी आंखों में झांकते हुए वो एक अज़्म से बोली, यही कि मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में सिवाय सच्चाई के और कुछ नजर नहीं आ रहा था, या शायद वो इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी कि मुझे उसका असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। 9 बजे के करीब हम ऊपर पहुंचे। होटल सिक्योरिटी की वर्दी में एक आदमी जेनिफर ने छत के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया था ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न करे। हमारा काम पूरा होते ही उसने वहाँ से रफू चक्कर हो जाना था। उसकी मौजूदगी में हम दोनों बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते थे। दिन की रोशनी में हमें मतलूबा इमारत आसानी से नजर आ रही थी। दूरबीन की मदद से मैंने उस इमारत का अच्छी तरह जायजा लिया। तकरीब के लिए वहाँ कुर्सियां और रोस्ट्रम वगैरह रख दिया गया था। छाती तक तो हदफ ने रोस्ट्रम के पीछे छुप जाना था। उससे ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था। जेनिफर को मोबाइल फोन पर कार्रवाई में एक छोटी सी तब्दीली का पैगाम मौसूल हुआ कि ब्रेन वेल्स ने अपनी तकरीर के बाद कागज दस्तखत करने थे और उसके बाद सहाफियों के सवालात का जवाब देना था। मैंने उस इमारत के गिर्द मौजूद ऊंची इमारतों पर सरकारी एहलकार घूमते देखे। इमारत को भी पुलिस की तेज रफ्तार कारों ने घेरा हुआ था। जूली रूजवेल्ट ने जितनी कुर्सियां प्रेजेंटेशन में दिखाई थीं, उतनी ही कुर्सियां वहां रखी हुई थीं। जेनिफर राइफल को बक्स से निकालकर सेट करने लगी। मैं भी नीचे बैठकर उसका हाथ बटाने लगा। राइफल को जोड़कर मैंने मतलूबा कुर्सी पर फिक्स कर दिया। जेनिफर ने लेजर रेंज फाइंडर से कुर्सी का फासला नापा। 1890 मीटर फासला बना था। एलिवेशन नॉब पर मतलूबा रेंज लगाकर मैं राइफल के पीछे लेट गया। जेनिफर ने विंड मीटर, ब्लास्टिक कैलकुलेटर
और फायरिंग टेबल बैग से बाहर निकाल लिए थे। ये फायरिंग टेबल हमने मश्क के जरिए तरतीब दिया था। वैसे तो फायरिंग टेबल हर राइफल के साथ भी दस्तयाब होता है, मगर मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए हुए एमुनिशन में फर्क होता है। दर्जा हरारत और हवा में मौजूद नमी वगैरह भी हर इलाके में यकसा नहीं होती, जबकि इन चीजों का फायर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर बनज़र इंसाफ देखा जाए तो स्नाइपर राइफल से निशानाबाजी किसी साइंस से कम नहीं होती। अलबत्ता आम निशानेबाजी में इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने पूछा, मैगजीन में गोलियां भर दी हैं? वो बोली, भर देती हूँ। उसने मैगजीन उतार कर बैग से 2 गोलियां निकाली और मैगजीन में डालकर मैगजीन दोबारा राइफल से जोड़ दी। दोनों गोलियों पर किसी भी किस्म का लिखाई और निशान नहीं था। 2 ही गोलियां मिली हैं। ये कहकर वो विंड मीटर से हवा की रफ्तार मापने लगी। रफ्तार मापकर उसने फायरिंग टेबल की मदद से मतलूबा डिफ्लेक्शन मुझे बता दी। मैंने कहा, अभी तक ठहरो, हवा का कोई एतबार नहीं है कि रुक जाए या तेज हो जाए। जिस वक्त हदफ रोस्ट्रम छोड़कर कुर्सी की जानिब हरकत करेगा, उस वक्त तुमने हवा की रफ्तार मालूम करके मतलूबा डिफ्लेक्शन बताना होगी। वो बोली, ठीक है, और उसने दूरबीन उठाई और मेरे साथ ही उल्टी लेटकर अतराफ का जायजा लेने लगी। मैं ये काम टेलीस्कोप साइट की मदद से कर रहा था। एक अंदेशा मेरे जहन में किलबिलाया, वैसे एमुनिशन मयारी तो है ना? मैंने जेनिफर के गोश गुजार कर दिया। वो बोली, ये बिल्कुल वही एमुनिशन है जिससे तुम मशक करते रहे हो, बस केस और बुलेट पर कोई निशान नहीं है। उसके जवाब पर मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हर स्नाइपर राइफल का एमुनिशन मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं और हर कंपनी एक मखसूस ग्रेन बारूद की इसमें भरती है। ग्रेन गोली में बारूद का मिकदार नापने का पैमाना है। इंतजार के लम्हात तवील होने के बावजूद बीत जाया करते हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। ब्रेन वेल्स अंदरूनी इमारत से मुहाफिजों के निर्गे में बरामद हुआ और सीधा रोस्ट्रम के पीछे आकर रुक गया। 2 मुहाफिज उसके दाएं बाएं और 3 पीछे खड़े हो गए थे। जेनिफर मुसलसल रंग बदलती हवा को विंड मीटर से माप रही थी और फिर जैसे ही ब्रेन वेल्स रोस्ट्रम को छोड़कर कुर्सी पर बैठी कर्नल जूली रूजवेल्ट की जानिब बढ़ा, जेनिफर ने फौरन मतलूबा डिफ्लेक्शन मालूम करके साइट पर लगाने लगी। मैंने आसाब को पुरसुकून करके कुर्सी का निशाना साध लिया था। ब्रेन वेल्स जूं ही करीब पहुंचा, कर्नल जूली रूजवेल्ट खड़ी हो गई और फिर शायद उसने उसे बैठने को कहा था कि वो उसके सामने फाइल धरती हुई बैठ गई थी। हवा नॉर्मल ही थी, लेकिन फिर भी कर्नल जूली रूजवेल्ट के दिल में खौफ की मौजूदगी यकीनी थी। उसे मालूम था कि जो शख्स उसके इतने करीब बैठा है उसने गोली का निशाना बनना है और निशानेबाज की हल्की सी गलती से वो गोली ब्रेन वेल्स की बजाय उसके सर में पैवस्त हो सकती थी। गहरा सांस लेकर मैंने निशाना साध लिया। जेनिफर ने भी आंखों से दूरबीन लगाते हुए मुझे धीमे लफ्जों में तसल्ली देना शुरू कर दिया था। जी, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इत्मीनान से ट्रिगर दबाना कि हमारे पास बस एक ही गोली फायर करने का मौका है। हल्की हवा दाएं से बाएं चल रही है। जेनिफर के डिफ्लेक्शन लगाने के बाद हवा की रफ्तार में थोड़ा इजाफा हुआ था, लेकिन अब हिसाब किताब का वक्त गुजर चुका था। कर्नल जूली रूजवेल्ट भी ब्रेन वेल्स के दाएं जाने बैठी हुई थी। हवा की रफ्तार में इजाफा जेनिफर ने भी महसूस कर लिया था और ये बात मुझे बताने में उसने देर नहीं लगाई थी। जी, हवा में थोड़ी तेजी आ गई है, मगर मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी शिस्त थोड़ी सी दाएं तरफ कर दी। ये अंदाजा हर स्नाइपर के जाती तजुर्बे के मरहूने मिन्नत होता है। इसके बारे में ना तो कोई उस्ताद सिखा सकता है और ना किसी किताब में ये अंदाजा दर्ज होता है, और यही अंदाजा एक आम निशानेबाज और अच्छे निशानेबाज में तमीज की वजह बनता है। हदफ के सर झुकाकर दस्तखत करने तक मैं मुंतजिर रहा। जो ही उसने फाइल बंद करके कर्नल जूली रूजवेल्ट की समत बढ़ाई, उस वक्त सेकंड भर के लिए साकित हो गया था। मैंने सांस रोकते हुए एकदम ट्रिगर खींच लिया। हल्के से धमाके के साथ गोली मजल से निकली। मेरे कंधे को जाने पहचाने झटके का दबाव महसूस हुआ और उसके साथ जेनिफर बच्चों की तरह किलकारी मारते हुए मुझसे लिपट गई। वो वारफ्तगी से बोली, तुमने कर दिखाया। टेलीस्कोप साइट में मुझे वहाँ भगदड़ मचती हुई नजर आ रही थी। मेरे चेहरे को अपने होंठों का निशाना बनाकर वो खड़े होते हुए बोली, उठो। मैं फौरन खड़ा हो गया। राइफल और दूसरा सामान उठाकर हम फौरन नीचे की तरफ भागे। छत के करीब पहला कमरा खाली था। उसे मास्टर की से खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। राइफल और दूसरे सामान को बेड के नीचे धकेलकर हम सूरत से बाहर निकले। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में मलबूस हमारा साथी फायर होते ही गायब हो गया था। लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय हम सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। मंसूबे के मुताबिक हमें 3-4 मंजिल नीचे उतरकर लिफ्ट पकड़ना थी। 48वीं मंजिल पर हमें लिफ्ट खाली मिली। पहली मंजिल की बजाय जेनिफर ने 5वीं मंजिल का बटन दबाया था। मैंने पूछा, हमने तो नीचे उतरना था। जेनिफर ने आहिस्ता से मुझे झिड़का, जी बिल्कुल खामोश रहो। तेज रफ्तार लिफ्ट ने हमें जल्द ही 5वीं मंजिल पर पहुंचा दिया था। मुझे साथ लेकर वो एक मखसूस कमरे में घुस गई। अंदर घुसते ही उसने फौरन विग उतारी, चेहरे पर चढ़ा मास्क उतारा और असल शक्ल में आ गई। हाथ पर चढ़े बारीक काले दस्ताने उतार कर उसने मेरी परवाह किए बगैर अपनी जीन्स की पतलून भी उतार दी थी। मैंने फौरन अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया था।
चंद लम्हे के बाद उसकी आवाज आई, अब तुम मेरी जानिब देख सकते हो। वो काली रंग की चुस्त पतलून और सफेद रंग की शर्ट पहन चुकी थी। उसके ऊपर एक काले ही रंग का कोट पहनकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। उसने मेरा मास्क उतारा और वहां पर मौजूद बैग से एक दूसरा मास्क निकालकर मुझे पहनाने लगी। मेरे स्किन कलर के दस्ताने उतार कर उसने मुझे दूसरे दस्ताने पहना दिए और एक दूसरा लिबास निकाल कर उसने मुझे लिबास बदलने का कहा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुझे साइड पर होने का इशारा करके उसने आगे बढ़कर दरवाजे में लगे मखसूस सुराख से बाहर झांका और फिर मुतमईन होकर दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत देखकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि वो भी जेनिफर ही थी, बिल्कुल उसी हुलिये में जिसमें असल जेनिफर खड़ी थी। जी, इसकी बातों पर अमल करना। मेरे करीब होकर उसने एक बार फिर अपने जज्बात का इजहार किया और सुर्रत से बाहर निकल गई। दूसरी लड़की ने कहा, शायद तुम लिबास तब्दील कर रहे थे। उसका लहजा जेनिफर से बहुत मुमासिल था। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। यूं भी मैं काफी उलझ गया था कि वो सारा ड्रामा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोली, तुम यहीं तब्दील कर लो, मैं ड्रेसिंग रूम में चली जाती हूँ। बेड पर रखा बैग उठाकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मैंने भी जल्दी जल्दी लिबास तब्दील कर लिया। जब वो ड्रेसिंग रूम से निकली तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। जेनिफर के बाल सुनहरी थे, जबकि इस लड़की के बाल काले और बिल्कुल लड़कों के अंदाज में तुरशे हुए थे। मेरा लिबास और बाकी का सामान उसने काले रंग के बैग में मुंतकिल किया और बैग कंधे से लटकाते हुए बोली, यहीं रहना, कहीं जाने की कोशिश न करना। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं ये सामान ठिकाने लगा दूं। मैंने पूछा, वापस आओगी? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, और बाहर निकल गई। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। कभी सोचता कि मुझे जेनिफर पर एतबार करना चाहिए कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और कभी ये ख्याल आता कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार बन गया हूँ। काफी देर तक मैं शशोपंज में मुब्तला रहा और आखिर में खुद को जेनिफर के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया। जेनिफर को गए हुए 2 घंटे होने वाले थे। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने मखसूस सुराख से झांक कर देखा। काले रंग के सूट में मलबूस 2 आदमी नजर आए। मैंने दरवाजा खोल दिया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और जेनिफर ने भी इस बारे में कोई हिदायत नहीं दी थी। दरवाजा खुलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए और आते साथ मुझसे नाम पूछा। मेरे जहन में जो पहला नाम आया मैंने उगल दिया, स्टीफन। उसका अगला सवाल शनाख्ती कार्ड के मुताल्लिक था, जो कि मेरे पास नहीं था। मुझे खामोश पाकर एक ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकालकर मुझे हुक्म दिया, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करते हुए मेरे दिमाग में सोच उभरी कि बस अभी फंस गया हूँ। उसी वक्त जेनिफर 2 आदमियों के साथ नमूदार हुई, जिन्होंने 3 आदमियों को हथकड़ी लगाकर पकड़ा हुआ था। वो बोला, कैप्टन, इसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। जेनिफर बोली, गिरफ्तार कर लो। उसकी आंखों में मुझे शनासाई की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका हूँ। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा मगर मेरी बात सुने बगैर उसने सख्ती से मेरे बाजू पीछे की तरफ मोड़ दिए और हथकड़ी लगा दी। हेडक्वार्टर जाकर बात करना। जेनिफर पीछे मुड़कर बाहर निकल गई थी। हम चारों को धकेलते हुए वो बाहर लाए और काले शीशों वाली एक वैगन में बिठाकर उन्होंने हमारे सरों पर काले रंग के निकाब चढ़ाए और उसका दरवाजा बाहर से ताला लगा दिया। मैं जेनिफर पर एतबार करके बुरी तरह फंस गया था। वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मुझे मालूम था कि वहां जाते ही जब मेकअप उतरता और मेरा असल चेहरा सामने आता तो मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठने से कोई नहीं बचा सकता था, और उसके साथ जो पाकिस्तान और मुसलमानों की बदनामी होनी थी वो एक अलहदा परेशानी थी। मैंने भी सोच लिया था कि सारी बात बगैर कोई लगी लिपटी रखे बता दूंगा। एक हसरत भरी सोच मेरे जहन में उभरी। अगर मैंने फौरन होटल से निकलने की कोशिश की होती तो यकीनन बच जाता। मैंने फौरन सर झटक दिया और मैं सर झटक कर रह गया। जो होना था वो हो चुका था। मैं कई बार जेनिफर के हाथों धोखा खाने के बावजूद एक मर्तबा फिर उस पर एतबार कर बैठा था। कहते हैं मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता, लेकिन मैंने तीसरी बार उससे धोखा खाया था और उसके बाद मजीद यूं भी गुंजाइश नहीं रही थी कि अब मेरे बचने का 1% भी इम्कान नहीं रहा था। मैं हकीकत बताकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था, बल्कि ये भी मुमकिन था कि कर्नल स्कॉट पार्टी मुझे हकीकत बताने के काबिल ही न छोड़ते और उससे पहले ही मेरा अगले जहान का टिकट कटा देते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।